नमस्कार, प्रणाम। मैं नंदमन तिवारी और आप सभी देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। आप सभी का हार्दिक स्वागत। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 3 ईयर्स में सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पेपर के बारे में। आपके पेपर का नाम प्रॉपर्टी लैंड ईजमेंट है, जिसमें हम आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पढ़ना होता है और जो आपका इंडियन ईजमेंट एक्ट है 1882 वो पढ़ना होता है। 4 यूनिट में शुरुआत की 3 यूनिट जो है वो पहली यूनिट में कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी है और कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड होते हैं। दूसरी यूनिट में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। तीसरी यूनिट में कुछ स्पेसिफिक ट्रांसफर्स हैं और चौथी यूनिट जो है वो ईजमेंट एक्ट की है। इनके अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ले, जरूरी सवालों की बात कर ले, तो सबसे पहले आपको एक सवाल कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी का देखना होता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी के प्रकार क्या क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो वहाँ पर जो डेफिनेशन क्लॉज में जैसे अटेस्टेशन हुआ, एक्शनेबल क्लेम हुआ, इस प्रकार की जो छोटी डेफिनेशंस हैं वो थोड़ी सी पढ़नी होती है। जो बड़े सवाल आते रहे हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किन दो लोगों के मध्य में होती है, और जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किन दो लोगों के मध्य में होती है, वहाँ जब आप पढ़ते हैं और वहाँ पढ़ते हैं कि दो लिविंग पर्सन में होती है, तो वहीं से एक दूसरा सवाल बनता है कि क्या एक अनबॉर्न पर्सन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, या किसी अनबॉर्न पर्सन के को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो वो किस प्रकार से की जाएगी। क्या कोई प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होगा या डायरेक्ट उस अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी। इस प्रकार के सवाल आते रहे हैं। वहीं से एक सवाल आपका जो रूल अगेंस्ट परपिचुटी को लेकर के है और रूल ऑफ इलेक्शन को लेकर के। रूल ऑफ इलेक्शन कई बार पूछा गया है और रूल ऑफ इलेक्शन जब पूछा गया है तो उसके जो सबसे नीचे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है सुल्तानपुर के एक फॉर्म को लेकर के, एक ज़मीन को लेकर के, कई बार उस इलस्ट्रेशन पर बेस सवाल पूछा गया है। मतलब ऊपर वो इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है और नीचे उसका जो प्रिंसिपल है उसके विषय में सवाल पूछा गया है। तो आप ये जो दोनों रूल हैं, एक तो रूल ऑफ इलेक्शन और रूल अगेंस्ट परपिचुटी। अच्छा, रूल अगेंस्ट परपिचुटी को अनबॉर्न पर्सन के साथ में जोड़ करके पूछा गया है कि क्या शाश्वतता क्रिएट की जा सकती है, क्या एक ही बार में एक पीढ़ी से अधिक, मतलब कह दिया गया कि फला को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, फला के बाद उसके पुत्र को, तो क्या एक ऐसे परपिचुटी क्रिएट की जा सकती है, शाश्वतता का जो निर्माण है वो किया जा सकता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के दौरान। वो सवाल आपके लिए सेक्शन 13 और 14 जरूरी है। उसके बाद आपके लिए रूल ऑफ इलेक्शन बहुत जरूरी है। चयन का सिद्धांत लगातार पूछा जाता रहा है, रिपीट हो करके पूछा गया है। उसके बाद दूसरी यूनिट हम देखें तो रूल ऑफ जो लिस्पेंडेंस का रूल है और फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल है। लिस्पेंडेंस का मतलब जो पेंडेंसी है, अगर कोई सूट की पेंडेंसी है, अगर किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर के, उसके कब्जे को लेकर के, तो उसको लेकर के क्या नियम है, उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के क्या हिसाब किताब है, वो सवाल आपके लिए ज़रूरी है। और फीडिंग द ग्राउंड बाय स्टॉपेल, स्टॉपेल का मतलब क्या होता है आपने एविडेंस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एविडेंस का मतलब क्या है, एविडेंस का जो ये रूल है वो किस प्रकार से काम करता है, इसको लेकर के आप तैयार होकर के आइएगा। इंटरेस्ट में आप दोनों प्रकार के इंटरेस्ट देख लीजिएगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्टेड मतलब निहित हित का क्या मतलब होता है, कंटिजेंट मतलब सम्माश्रित हित का मतलब क्या होता है, और ये कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट है, कंटिजेंट इंटरेस्ट है, या जो रूल ऑफ पार परफॉर्मेंस है, ए बी करके छोटी छोटी टिप्पणी के तौर पर पूछा जाता रहा है। यूनिट 3 में अगर कहें तो आपके लिए लीज और लाइसेंस, लीज में पट्टा, लाइसेंस, लीज कैसे शुरू होती है, लीज को टर्मिनेट कैसे किया जाता है, लीज के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है, लीज के दोनों पार्टीज़ के पास क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं उनकी, इस प्रकार के सवाल आते रहे हैं। लाइसेंस का मतलब क्या है, लीज और लाइसेंस के सवाल कमोबेश जब भी पूछे गए हैं तो एक साथ पूछे गए हैं, और उसका जो मुख्य अंतर है लीज में और लाइसेंस में, पट्टा और अनुज्ञप्ति में क्या अंतर है, कैसे अनुज्ञप्ति कैसे कैंसिल होती है, अनुज्ञप्ति दिए जाने के आधार क्या हैं, तरीके क्या हैं, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते रहे। ईजमेंट, एक सवाल तो आप बड़ा इस तरीके का तैयार करके आइए कि ईजमेंट जो इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 का है उसके सेलिंग फीचर्स क्या क्या हैं। आपने फैमिली लॉ के समय में प्रियम्पशन पढ़ा हुआ है, पूर्व क्रय अधिकार पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत आपको ये उससे मिलता जुलता लगेगा। तो पहली चीज़ तो ईजमेंट का जो इंडियन ईजमेंट एक्ट के जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो उसका उद्देश्य है, उसकी प्रियम्बल पढ़िए तो वहाँ पर उसका आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका सुख का अधिकार का मतलब क्या होता है, कैसे जो इसमें अधिकार दिया गया है कि बिजली के, अगर वो प्रकाश का अधिकार है, किसी मार्ग का अधिकार है, किसी रास्ते का अधिकार है, कहीं से जल के मार्ग का अधिकार है, लंबे समय से आप उसको यूज करते आए, लंबे समय तक आप उस पर अपना लाभ लेते आए हैं, तो कैसे आपसे वो एक ही दिन में कोई छीन नहीं सकता है। तो पहली चीज़ तो आपको देखना है कि ये इजमेंट्री राइट क्रिएट कैसे होते हैं। प्रॉफिट पेडरे करके कई बार पूछा जाता रहा है। और जब आप ईजमेंट एक्ट के सेलेंट फीचर्स देख रहे हैं तो वहाँ पर ईजमेंट का जो कई प्रकार हैं और कब, मतलब उसके जो
उसकी जो शर्तें हैं कि यही पूरा होने पर ही आपको इन्वेंट्री राइट मिल पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे मार्ग पर जिस पर आप आसानी से आ जा सकते हैं, उस पर आप कोई भारी वाहन भी ले जाने की अनुमति चाहें, उस पर आप कुछ निर्माण कार्य करवाने की अनुमति चाहें, ऐसा नहीं होगा। तो मुख्यतया जो इन्वेंट्री राइट है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द है उसको देख लीजिएगा। तो और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट को लेकर के, कंटिजेंट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कई बार लिमिटेड इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को लेकर के छोटी टिप्पणी पूछी गई है। सेक्शन 6 कायदे से देख लीजिएगा, वहाँ पर व्हाट में भी ट्रांसफर दिया हुआ है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें नहीं ट्रांसफर हो पाती हैं वो एक्शनेबल क्लेम की जैसे डेफिनेशन है, छोटी डेफिनेशन, अटेस्टेशन की डेफिनेशन, नोटिस, ये जो पूरी की पूरी लाइन है डेफिनेशन क्लॉज वाली जो उसमें लिखा हुआ है। मुख्य जो अंतर आता है मूवेबल का और इमूवेबल का आता है। कई बार ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं कि क्या जो फलदार वृक्ष है क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है या इमूवेबल में आता है। जब भी आप इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ट्रांसफ़र आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के हैं, जो भी सारे आप ये प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, उस प्रिंसिपल्स के जो इलस्ट्रेशन है उसको कायदे से पढ़ करके आइए। क्योंकि कई बार मैं जैसा कह रहा हूँ कि जैसे लिस्ट पेंडेंस हुआ, फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपेल हुआ या ऑब्स्टेंसिबल ओनर हुआ, तो ये सवाल सीधे ना पूछ करके, सीधे सेक्शन ना पूछ करके आपसे उसका इलस्ट्रेशन पहले उसमें एक प्रॉब्लम जैसा लिखा होगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा सवाल के रूप में। तो इलस्ट्रेशन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी ये देखने में कि ये कौन से वाले क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरी यूनिट में लीज और लाइसेंस का आपने अंतर देखा है और मॉर्गेज देखना है आपको। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज के प्रकार क्या है, सिंपल मॉर्गेज क्या है, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स क्या है, किस प्रकार के मॉर्गेज में पोजीशन ट्रांसफर होता है, किस प्रकार के मॉर्गेज में पोजीशन का ट्रांसफर नहीं होता है, कौन सा मॉर्गेज जो है यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज है उसका मतलब क्या होता है। कभी कभी भोग बंधक को लेकर के, परोक्ष भोग को लेकर के छोटी छोटी टिप्पणी पूछी गई है। तो जब आप मॉर्गेज पढ़ रहे हैं तो मॉर्गेज के जो एसेंशियल्स हैं उसके साथ साथ मॉर्गेज के जो काइंड्स हैं वो पढ़ लीजिएगा। तो मुझे लगता है यहाँ से आपके लिए सवाल रहेंगे। रूल ऑफ इलेक्शन, अनबॉर्न पर्सन, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, डेफिनेशन क्लॉज, इतना पर्याप्त है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मुझे लगता है आपका जो भी पेपर होगा अगला उसको लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और अगले पेपर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।